हेलो गाइस। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, तो उसको मैंने हर बैचेज में पढ़ा दिया है लगभग। और जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो आ गया है। ठीक है, तो एक एक चीज मैंने कवर करा है, इंपॉर्टेंट हो नॉट इंपॉर्टेंट हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिए, तो सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 क्वेश्चन बनने हैं, तो हर टॉपिक से टेस्ट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ना सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, जो नोट्स जिनके पास है लेके बैठेंगे, एनसीईआरटी लेके बैठेंगे और ध्यान से 1.5 के स्पीड में, 2 के स्पीड में, जैसा आपको फिजिबल लगे शुरू हो जाइए। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बाबू इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं, चलिए ठीक है ना, कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। पहले ये देखो बॉडी फ्लूइड क्या है। हमारी बॉडी में दो तरह के मेजर फ्लूइड हैं, एक है लिम्फ, एक है ब्लड। इनका काम क्या है, जैसे ब्लड है आपका, हर एक सेल से सेल को इंटरेक्ट करता है, यानी कि सेल के हर एक सेल को न्यूट्रिशन पहुंचाना, हार्मोन्स को पहुंचाना, गैसेस को पहुंचाना, इनका काम होता है। और उधर से किसको लेके आते हैं, वापस वेस्ट को लेके आते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेट करना। और सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, अगर देखा जाए कुछ एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट, बॉडी वो जो सराउंडिंग होता है उनका ना, वहीं से वाटर उठा लेते हैं और उसी को एज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड यूज करते हैं। तो याद रखेंगे इस बात को। अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होता है। और अगर हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फ होता है यहाँ पे और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं। चलिए एक एक करके बात करेंगे हम। अगर हम ह्यूमन बॉडी फ्लूइड की बात करें तो दो तरह के फ्लूइड, जैसा कि मैंने कहा, ब्लड और लिम्फ। अगर हम पहली बात करें ब्लड की, तो क्या क्या होता है इसमें। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। मींस हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को कनेक्ट करता है। ये मेसोडर्मल है ओरिजिन में, पीएच इसका 7.4 है, बेसिक है, अल्कलाइन है। नॉर्मल वॉल्यूम एक इंसान के बॉडी में 5 लीटर कम से कम खून होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, तो अब अगर आप किसी का भी ब्लड 100 ml ले लो और एक टेस्ट ट्यूब में रखो और उसको खूब अच्छे सेंट्रीफ्यूज से घुमा दो, तो बाबू आपको देखेंगे ब्लड के दो भाग देखने को मिलेंगे। एक नीचे बैठा हुआ थोड़ा सा गाढ़ा और एक ऊपर रहेगा। तो जो नीचे बैठा हुआ है एक्चुअल में सॉलिड पार्ट है, सॉलिड है। तो जो सॉलिड पार्ट है उसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। और जो बाबू लिक्विड पार्ट जो ऊपर है बाबू, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो 55% ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा, और 45% क्या होता है बाबू, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55%, यानी कि ब्लड अगर किसी का 100 ml है तो 55 ml क्या होगा, प्लाज्मा, और 45 ml क्या होगा बाबू, उसमें से आरबीसी। परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, तो प्लाज्मा में देखा गया उसका मैक्सिमम पोर्शन पानी है, वाटर 90 से 92%, ये सब क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और जो उसमें प्रोटीन है वो कितना है बाबू, 6 से 8%। अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट की, तो 45% ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड एलिमेंट। और इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सेल्स और कॉर्पसल्स में अंतर ये होता है कि कॉर्पसल्स वो होते हैं जो पानी में तैरते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल, ध्यान से देखना। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब व्हाइट, साइट का मतलब सेल होता है। और अगर हम बात करें प्लेटलेट का, तो उसका दूसरा नाम होता है थ्रोमोसाइट। तो हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला है बाबू प्लाज्मा। कौन मां, प्लाज्मा। ध्यान से देखेंगे। शिट, सबसे पहला क्या बाबू, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में हम देखेंगे कि प्लाज्मा के बारे में क्या है। प्लाज्मा बाबू पूरा पानी है, कितना परसेंट प्लाज्मा आपका पानी है, कितना परसेंट, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 90 से 92%। और प्रोटीन कितना है बाबू उसमें, 6 से 8%। तो प्लाज्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने आने वाले हैं, बस थोड़ा सा और समय दें, गाली मत दें। अब देखिएगा, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर होता है, यानी भूसा कलर, यानी पेल येलो, गाढ़ा पीला। और विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी, एक तरह से कहें तो समझाने के लिए, मतलब दो लिक्विड के लेयर के बीच में आपस में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। और विस्कस फ्लूइड, जैसे कि हम बात करें हनी और वाटर, तो विस्कस कौन होगा, हनी। उसी तरह से थोड़ा सा विस्कस होता है। 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करें बाबू, तो 3 तरह के प्रोटीन इसमें होते हैं, एक एल्बुमिन, एक ग्लोब्यूलिन और एक फाइब्रिनोजन। अगर हम एल्बुमिन की बात करें, ठीक है ना, याद रखना, AGF, क्या, AGF, A फॉर एल्बुमिन, G फॉर ग्लोब्यूलिन और F फॉर फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का फंक्शन होता है बाबू ऑस्मोटिक बैलेंस को क्रिएट करना, बनाना। मतलब कि आपकी बॉडी में कितना जो फ्लूइड है, कितना उसमें से मतलब वाटर रहेगा, कितना आयरन रहेगा, इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। इसी को ऑस्मोलाइटी भी कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन भी कहते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस भी कहते हैं। अगर हम बात करें ग्लोब्यूलिन, तो इसका काम है डिफेंस सिस्टम को बनाना आपकी बॉडी में, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है।
अगर हम बात करें वो फाइब्रिनोजन, तो आपको ब्लड क्लॉट में ये हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन। कैसे करता है हम आगे देखेंगे अभी। और तीनों के लिए कॉमन बात याद रखना कि सब के सब कहां बने हुए हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी बात है, लेकिन फॉर्म्ड इन लिवर, याद रखना। कुछ ग्लोबुलिन जो होते हैं बाबू, जिससे हम आपको पता है 3 तरह के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो उसमें से जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह, किसकी तरह वो करता है एक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह, मतलब एंटीबॉडी की तरह। उनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। चलिए, अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के पास कुछ अमाउंट में देखिए ध्यान से, कुछ अमाउंट में क्या होते हैं, सोडियम होते हैं, कुछ अमाउंट में कैल्शियम भी होता है, कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम होता है और बाइकार्बोनेट भी होता है। स्मॉल अमाउंट की बात कर रही है, ध्यान से इस बात को समझेंगे, ठीक है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड, सम क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं, यानी कि जो कि ब्लड को क्लॉट करवाएंगे, थक्का जमाएंगे। सीरम बाबू क्या होता है, अगर प्लाज्मा ले लो और प्लाज्मा में से तुम क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो जो बचेगा वो क्या कहेंगे उसको, सीरम। यानी कि सीरम को अगर बाहर रखा जाए तो क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। आरबीसी की बात कर लेते हैं, किसकी बाबू, आरबीसी। मोस्ट अबंडेंट आरबीसी, आपके जितने हैं ब्लड सेल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन है, आरबीसी है। इसमें बाबू इसका कलर रेड है क्योंकि इसके पास क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये CO2 को कैरी करता है, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट में इसका काम होता है। तो आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं और ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके उसमें, इसीलिए इसको हम ई न्यूक्लिएट कहते हैं, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। बचपन जब छोटा था आरबीसी तो इसके पास न्यूक्लियस थे, लेकिन जब जैसे बड़ा होता गया न्यूक्लियस हटा दिया गया। तो न्यूक्लियस हटा दिया गया क्यों, क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अंदर आ सके। अगर हम बात करें शेप, तो इसका बहुत पेड़ा, आपको एक पेड़ा लेना है और पेड़ा को ऊपर से दबाना है, नीचे से दबाना है, तो जो शेप मिलेगा आपको उसको बोलते हैं बाइकॉन्केव। और बाइकॉन्केव शेप होता है किसका, आरबीसी का। तो आरबीसी का बाइकॉन्केव शेप का मतलब यह है कि अंदर से दोनों तरफ घुसा हुआ है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है और इसमें कई सारे और ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सकते हैं। बाबू ये बनता कहां है, वो तो ठीक है, डिस्ट्रॉय कहां होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन को इसीलिए कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अगर हम बात करें एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, एरिथ्रोपोइटिक मतलब ऑर्गन मतलब जो एरिथ्रोपोइसिस करवाए, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब बनाना। तो यॉर्क सैक, अगर बच्चा पैदा हुआ है, लीवर नहीं बना है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, मां के अपने वोम्ब में है और लीवर नहीं बना है, तो यॉर्क सैक, और लीवर बन गया तो लिवर, और जब पैदा हो गया तो रेड बोन मैरो मेनली, और कभी कभी स्प्लीन से भी बनता है, ठीक है। अगर हम देखें 100 ml ब्लड किसी का निकाल लो तो उसमें से 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तब हम कहेंगे नॉर्मल है कंडीशन, यानी कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम सब जानते हैं, तीसरा नाम भी जानते हैं। अगर हम बात करें तो ये कलरलेस होता है। क्या होता है बाबू, कलरलेस, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं है तो न्यूक्लियस की जरूरत, न्यूक्लियस को हटाने की जरूरत नहीं है, तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है। अगर हम इसके बात करें तो वहां बाबू आरबीसी में देखा था 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए आरबीसी। ये बाबू इसका नंबर कम होता है बहुत, दे आर फीवर इन नंबर, दे आर वेरी लेस इन नंबर, 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। आपने लोकोमोशन में पहला एग्जांपल देखा होगा एमीबॉइड का, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, रिमेंबर ना, ठीक है। नो फिक्स सेफ, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब देखा, शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत, मतलब डेट नहीं दिया, 12 से 20 दिन जिंदा रहता है, लेकिन आपको याद नहीं रखना क्योंकि डेटा नहीं, बस शॉर्ट लिव्ड याद रखिएगा। न्यूक्लियस होता है, बता दिया मैंने। डब्ल्यूबीसी को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। अगर बाबू डब्ल्यूबीसी के कुछ सेल्स में ग्रेन्यूल्स हैं, राइबोसोमल स्ट्रक्चर है, तो हम उसे कहेंगे कि ग्रेनुलोसाइट, और अगर नहीं है तो बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट को याद करने का तरीका बहुत ही कैजुअल है बाबू, एमएलए। कौन एल ए, एमएलए, जैसे होता है ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एम फॉर होता है बाबू मोनोसाइट, एल फॉर होता है ल्यूकोसाइट, ए फॉर होता है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में दोनों आ गए। इसको याद करिए, एसिड बेस न्यूट्रल, एसिड और बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल होगा। एसिड मतलब एसिडोफिल, बेसो मतलब बेसोफिल, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रोफिल। इसोनोफिल्स इसका दूसरा नाम है। ऑर्डर ऑफ एबंडेंस, सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम कौन, बेसोफिल। तो आपका जो अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं सर फिजिक्स में, उसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM। तो याद रखेंगे NLM, एन सबसे ज्यादा, एल उससे कम, एम उससे कम, और लास्ट में याद रखना EB, NLM EB। तो 60 से 65% NL होगा अपना, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की बात करें तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, M के बाद आता है N, यानी कि M और N। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, यानी कि एक ग्रेनुलोसाइट का मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट का न्यूट्रोफिल, ये दोनों होते हैं फैगोसाइटिक नेचर, यानी कि बाहर से आने वाले सेल्स को मार देते हैं जान से।
इसोनोफिल्स की बात करें तो बाबू इसके लिए दो टर्म याद रखेंगे, इसोनोफिल्स या एसिडोफिल। ये बाबू एलर्जिक रिएक्शंस में यानी एलर्जी करवाते हैं बॉडी में ताकि इंफेक्शन को रेजिस्ट कर सकें, एक तरह से कहा जाए तो। बेसोफिल्स बाबू इनका पहला काम है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करवाना। इन्फ्लामेशन मैंने कहा था 4 चीजों का समूह होता है। पहला, अगर कहीं बॉडी पार्ट में रेड हो जाए, वहां पे गर्म हो जाए, वहां पे पेन हो और वहां पे स्वेलिंग हो जाए, तो हम बोलते हैं इसको इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्या सिक्रेट करता है ये? पहले तो हिस्टामिन, कौन मीन? हिस्टामिन, और दूसरा सेरोटोनिन, और तीसरा हिपेरिन। तीनों का फंक्शन देख लेते हैं। हिस्टामिन होता है वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन क्या होता है? मान लो कोई भी चीज बह रही है, उसको तुम मान लो कि तुमको कोई मतलब कोई पौधे में पानी दे रहे हो, है ना, समझ गए ना एग्जाम्पल। तो अगर उसको फैला दे हम उस ट्यूब को, तो पानी स्लो स्लो जाएगा, तो बीपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। तो वैसोडाइलेटर काम होता है आपकी बॉडी में बीपी को लो करना। अगर हम बात करें सेरोटोनिन, तो वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, बीपी को बढ़ा देता है। हिपेरिन क्या होता है? एंटी ब्लड कोगुलेंट। ठीक। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट, तो दो तरह के लिम्फोसाइट, वो उतनी ही बातें बता रहा है जो एनसीईआरटी में दी है और जो चैप्टर में पूछा जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। आप ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बी लिम्फोसाइट एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और टी लिम्फोसाइट इसकी हेल्प करता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाने में। बस। अगर हम तीसरे सेल की बात करें जिसका नाम है प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हो, बाइसाइकिल से कैसे भी जा रहे हो, स्कूटी जा रहे हो, और गिर गए कहीं पे, और जब गिर गए तो आपको चोट लग गई, तो खून बहता है, और खून बहता है उसके बाद क्या होती है? क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब रुक जाता है खून बहना। कैसे कैसे वो खून बहना रुकता है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए देखिए होता क्या है। इंजरी आपको हुई बाबू, इंजरी आपकी हुई जहां पे, वहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ बाबू। प्लेटलेट आपके ब्लड में है, उन्होंने भी क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों किसके साथ मिले? कैल्शियम के साथ मिले। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाबू, याद रखेंगे क्लॉटिंग में। जब ये तीनों एक साथ मिल गए तो अब थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट कर दिए। किसको एक्टिवेट किया? थ्रोम्बोकाइनेस को। थ्रोम्बोकाइनेस जब एक्टिवेट हुआ तो बाबू प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया उसने। जो ब्लड में, जो प्लाज्मा में होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक क्लॉटिंग फैक्टर है, उसने मतलब उसको एक्टिवेट किया गया। और प्रो लगा हुआ है, प्रो सामने, तो यानी कि पक्का वो क्या है? इनएक्टिव में है। तो इनएक्टिवेट था, इसको एक्टिवेट कर दिया थ्रोम्बिन ने। किसने किया? थ्रोम्बोकाइनेस। अब बाबू जो थ्रोम्बिन है चुप नहीं बैठेगा, कहेगा मैं जो है फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करूंगा। तो जो फाइब्रिनोजेन था, जो ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में था, जो लिक्विड फॉर्म में था, उसको क्या कर दिया? फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। और फाइब्रिन क्या होता है? फाइबर है, इट इज द नेटवर्क ऑफ थ्रेड दैट इज फाइबर। और वो जा करके क्या करता है ना, जहां पे चोट लगी है, जहां पे वो आपको खुला हुआ है, वुंड खुल गया है, वहां पे जाके एकदम धागे की तरह उसको बांध देगा, उसको बुन देगा स्वेटर की तरह, और खून बहना रुक जाएगा। ठीक है, जिसमें डैमेज आरबीसी डब्ल्यूबीसी जाके वहां पे रुकेंगे, वहां पे रोक दिए जाएंगे। ठीक है ना, इसको याद रखना। अब हुआ क्या? ध्यान से देखना। थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों मिले किसके साथ? कैल्शियम के साथ। क्या किया? एक्टिवेट किसको किया? थ्रोम्बोकाइनेस को। थ्रोम्बोकाइनेस ने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन्स में। और फाइब्रिन्स को ही क्लॉट कहते हैं, कोगुलम कहते हैं, फाइबर कहते हैं। और बाबू ये इसका कलर होता है डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करेंगे बाबू? ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, हमारा जो सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग का, दो तरह का है। उसमें ग्रुपिंग सिस्टम है, एक एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा है बाबू आरएच ग्रुपिंग। याद रखना, टिक मारने के लिए बता रहे हैं सीधे सीधे। अब देखिए होता क्या है, हमारे जो ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है, ओ, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। और वो किस बेस पे हैं? 2 एंटीजन जो हमारे जैसे 2 एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, इंड्यूस करे कि तुम क्या करो, मेरे खिलाफ कुछ साजिश रचो, कुछ एंटीबॉडी पैदा करो, उसे हम कहते हैं एंटीजन। ये बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बॉडी के बाहर के भी हो सकते हैं। यानी कि एंटीजन आर द दो सब्सटेंसेस व्हिच इंड्यूस इम्यून सिस्टम टू रिलीज एंटीबॉडीज। ओके, और 2 तरह के एंटीजन हमारे पाए जाते हैं एज इट इज ए एंड बी। कौन से? एंटीजन ए, एंटीजन बी। अगर किसी के ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में जो आरबीसी है, उस पे आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन होगा। कौन सा एंटीजन होगा? और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन होगा। और अगर दोनों एंटीजन एक ही आरबीसी पे है तो आप वो कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप है, और दोनों नहीं है तो बोल देंगे ओ ब्लड ग्रुप है। तो यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन ए एंड बी। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है किस बेस पे है कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है। अब एंटीजन अगर ये है तो एंटीबॉडी होगी बी। याद रखना, एंटीबॉडी क्या है? जो एंटीजन के सपोर्ट में एंटीजन के रिस्पांस में जो पैदा हुई है एंटीजन को मारने के लिए, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप मान लो बी पॉजिटिव है, मान लो बी है, तो मेरे पास एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा और उसकी एंटीबॉडी बी होगी। ऐसा होता है कुछ।
ओके, अगर अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, यानी कि दोनों एंटीजन होगा ए और बी, तो एंटीबॉडी क्या होगी? दोनों ही नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी होगी तो अपने ही सेल को मारने लगेगा वो, अपने ही एंटीजन को मारने लगेगा वो। ठीक है, अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप, तो बाबू एंटीजन कोई नहीं होगा इसमें, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगी, क्योंकि इसके पास एंटीजन कोई नहीं है। तो याद रखना, अगर मान लो मेरा है बी ब्लड ग्रुप, तो मैं अगर किसी को देना चाहता हूं तो मैं किसको दूंगा? अगर मेरे पास बी है तो मुझे कौन मार सकता है? बी एंटीबॉडी मार सकता है। तो बी एंटीबॉडी किसके पास होगा? बी एंटीबॉडी उसके पास होगा जिसका या तो ब्लड ग्रुप क्या हो, या तो बी हो, सॉरी या तो ए हो। अगर ए होगा ब्लड ग्रुप तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगा, और या तो और कोई केस बताइए जिसमें एंटीबॉडी बी हो। बाबू ओ, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो दोनों ही एंटीबॉडी है उसके पास। ठीक है ना बाबू? अब यानी कि हमको कौन ब्लड दे सकता है ये बताइए। अगर हम कोई ब्लड दे तो हमको क्या देखना है? तो याद रखना, डोनर का एंटीजन देखना है और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी देखना है। क्या? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी मेल नहीं खाना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम हो गया तो हो जाएगी क्लंपिंग, यानी कि वो जो एंटीबॉडी प्रिपेयर की है ना, जो बनी बनाई ऑलरेडी है, वो मार देगी इसको और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसको बोलते हैं क्लंपिंग। तो अब देखिए डोनर, ध्यान से देखना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी सिमिलर हुआ तो क्लंपिंग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, क्लंपिंग। अगर डोनर ए है तो किसको किसको दे सकता है? बाबू ए है तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, और ए के पास कौन सी एंटीबॉडी है? ए के पास बी एंटीबॉडी है। इसके पास भी कौन सी एंटीबॉडी है? बी एंटीबॉडी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बी वाला किसको देगा? बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी वाला किसको देगा? बस ए बी को देगा। ओ वाला सबको दे सकता है, ए बी ओ, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो ए बी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और बाबू ओ को बोलते हैं हम यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, याद रखना। चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं ना आरएच फैक्टर की। ध्यान से देखना, जब ये सिस्टम एबीओ ग्रुपिंग के डेवलप कर दिया गया तो देखा गया कुछ मंकी थे बाबू, जिसे रेसस मंकी हम कहते थे। तो रेसस मंकी के बॉडी में देखा गया ए और बी के अलावा एक और एंटीजन थे बाबू, जिसको हम बोलते थे आरएच एंटीजन। क्या बोलते थे? रेसस मंकी में देखा गया आरएच एंटीजन। अब कहा गया कि मंकी तो हमारे पूर्वज हैं, तो क्यों ना ह्यूमंस में भी चेक करा जाए। तो जब ह्यूमंस में चेक किया गया तो देखा गया ह्यूमंस में भी थे आरएच एंटीजन। तो 80%, पूरी दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास आरएच एंटीजन है, उनको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और 20% ऐसे हैं जिनके पास आरएच एंटीजन नहीं है, उनको हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यानी कि पूरी दुनिया में 80% लोग हैं जिनके पास आरएच एंटीजन है। उसको ये भी सरफेस एंटीजन है और ये भी आरबीसी के सरफेस पे ही रहता है, याद रखना इस बात को। अब आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बाबू, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग, यानी कि अगर किसी के पास आरएच पॉजिटिव है, किसी का ब्लड क्या है? पॉजिटिव, यानी कि उसके पास आरएच एंटीजन है, और उसको तुम अगर आरएच नेगेटिव वाले पर्सन को दे दिए, आरएच पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे दिए, तो क्या होगा? क्लंपिंग हो जाएगी। मतलब मान लो मेरा ब्लड पॉजिटिव है, यानी कि मेरे में आरएच एंटीजन है, मैंने तुमको दे दिया, तुम्हारा ब्लड नेगेटिव है, तो तुम्हारे पास आरएच एंटीजन नहीं है, तो मेरा ब्लड तुम्हारी बॉडी में जैसे घुसेगा, तुम्हारा बॉडी कहेगा अरे ये तो एंटीजन आ गया, मेरे पास नहीं है, इसके लिए एंटीबॉडी बनाओ। तुरंत एंटीबॉडी बनाएगा और मेरी आरबीसी को अटैक कर देगा, क्लंपिंग हो जाएगी। तो इसे कहते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है ना, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव मिक्स किया गया, मिसमैचिंग हुआ, इनकम्पैटिबिलिटी क्यों? क्लंपिंग हो गई। अब इसका एक क्लासिकल उदाहरण है बाबू, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सॉरी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ध्यान से देखना। मान लो एक मदर है, प्रेग्नेंट है, और मदर, याद रखना यूनिक कॉम्बिनेशन, मदर का जो ब्लड होना चाहिए ना, वो नेगेटिव होना चाहिए। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कुछ भी हो, तो उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होना चाहिए। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है। उसके पतिदेव मान लीजिए पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है यानी कि उनका आरएच पॉजिटिव है, तो उनका बच्चा भी चांस क्या है? पूरा पॉजिटिव होगा। मतलब पूरा नहीं, चांस है कि पॉजिटिव होगा अगर नेगेटिव नहीं है तो मदर नेगेटिव, फीटस जो बच्चा उनका पल रहा है वो बाबू पॉजिटिव होना चाहिए। ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो अगर 9 महीने तक ना बच्चा और मदर के ब्लड में कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्लेसेंटा ने दोनों को वेल सेपरेटेड रखा हुआ है। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब पार्चुरेशन होगा, जब चाइल्ड बर्थ होगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में देखा गया कि दोनों के ब्लड मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा टूटेगा। और उस केस में जब मदर का ब्लड मिक्स हुआ बेबी के ब्लड से, तो मदर का ब्लड सोचा अरे ये क्या, मैं तो इसको 9 महीने से सांप पाल रहा था, इसके पास ऐसा एंटीजन है गधा पास जो मेरे पास नहीं है, यानी कि ये मुझे अटैक कर सकता है, चलो इसको मार देते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। जब तक मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, तब तक फीटस बाय बाय टाटा करके निकल जाता है, और पहला एकदम डिलीवरी सेफ होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगली प्रेगनेंसी में अगर फिर से वही, अगर पिता वही है तो बच्चा भी वही होगा। तो पॉजिटिव
पॉजिटिव बच्चा फिर से उनके गर्भ में पल रहा है, तो तुरंत एंटीबॉडी बनी हुई है पहले की, तुरंत एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करेगी। और बाबू कौन सी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा क्रॉस करती है, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब वो एंटीबॉडी क्रॉस करेगी तो बच्चे के आरबीसी को अटैक कर देगी, जॉन्डिस करा देगी, एनीमिया करा देगी, या तो डेड। तीन चीजें याद रखना, तीन ऑप्शंस, डेथ हो जाएगा, हो सकता है जॉन्डिस, हो सकता है एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना बाबू। और कैसे रोकेंगे इसको, ध्यान से सुनना। एक बार अगर मान लो मदर की बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी किसके लिए, आरएच एंटीबॉडी है ना, आरएच के लिए एंटीबॉडी है, किसके लिए, आरएच के लिए। तो हम क्या करें ना, एंटी आरएच एंटीबॉडी बना दे, क्या बना दे, एंटीबॉडी का भी एंटी। तो बाबू कहा जाता है कि अगर मदर पहली डिलीवरी हो गई तो उसको एक इंजेक्शन लगा दे रोगम, जिसका कॉम्बिनेशन जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है एंटी आरएच एंटीबॉडी, उसको लगा दिया जाए अगर, तो अब कोई भी कितने बच्चा पैदा करिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वो एंटीबॉडी मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो ये होता है। दूसरा क्लासिकल क्या है कि अगर पिताजी अगर क्या हो पॉजिटिव और माताजी क्या हो निगेटिव तो शादी ना हो तो अच्छी बात है, मतलब मेल और फीमेल की हम बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट प्रेगनेंसी, सब ये पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए, जो बाहरी बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है नोट्स। चलिए ध्यान से देखिए, प्री आंसर लिख दिया मैंने, मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव तो नो मैरिज। लिम्फ की बात कर ले बाबू, लिम्फ क्या होता है समझ लेते हैं, लिम्फ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये बाबू ब्लड वेसल्स बड़ा सा दिख रहा है, ब्लड वेसल से ब्लड में क्या होता होगा बाबू, आरबीसी होता होगा, डब्ल्यूबीसी होता होगा, प्लेटलेट्स होते होंगे, है ना, प्लाज्मा होता होगा। बाबू ये जो कैपिलरी है ना, कैपिलरी से बाहर कौन निकलेगा, कैपिलरी से बाहर भी निकलेगा जो वॉल से के पोर से छोटा होगा, और छोटा होता कौन है, प्लाज्मा होता है, और कौन होता है बाबू, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। और भी प्लाज्मा में जो बड़े बड़े प्रोटीन्स है ना वही रह जाते हैं, लार्ज प्रोटीन्स यही रह जाते हैं। तो जो सेल्स है जिसको चाहिए सब कुछ न्यूट्रिशन, तो ब्लड खुद नहीं आता है, ब्लड कुछ बंदों को भेजता है कि जाओ और ब्लड से इंटरेक्ट करो, उसको गैस दे के आओ, उसको ऑक्सीजन दे के आओ, उसको न्यूट्रिशन दे के आओ, उसको हार्मोन दे के आओ, और इसे बाबू बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसे, जो निकला है इसे क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड। देखो टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि कैपिलरीज से निकलती हैं चीजें सीप आउट करके, और वो चीजें बहुत छोटी होती है। तो क्या क्या चीजें नहीं निकलती हैं, याद रखना इसको, कि आरबीसी नहीं निकलता है वो ब्लड वेसल्स में रहता है, प्लेटलेट नहीं निकलता है वो भी ब्लड वेसल्स में रहता है, लार्ज प्रोटीन नहीं निकलते हैं वो भी ब्लड वेसल्स में रहते हैं, ये तीनों बाहर नहीं निकलेंगे। और बाबू इसीलिए हम लिम्फ का डेफिनेशन कहते हैं ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट प्लस लार्जर प्रोटीन। तो बाबू जो निकल रहा है बाहर उसको हमने कह दिया टिश्यू फ्लूइड या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब बाबू क्या हुआ, वो लोडेड हो गए किससे, वेस्ट मटेरियल जो सेल्स का था उन्होंने थोप दिया उसी को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या टिश्यू फ्लूइड को, और वो बड़े हो गए। अब उनको वापस कैपिलरी में जगह नहीं मिलेगी, इवन वो डीऑक्सीजनेटेड भी हो चुके हैं। अब होगा क्या, इन लिम्फ को कौन ले लेगा अपनी शरण में, जो लेगा उसको बोलते हैं बाबू लिम्फेटिक वेसल्स। इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स इज प्रेजेंट इन बॉडी, जो इनको वापस ले लेंगे और फिर ले जाकर के मेजर वेन्स में छोड़ देंगे। कहां छोड़ेंगे, मेजर वेन्स में। तो ये होता है लिम्फ। बाबू जो लिम्फ का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम प्लाज्मा जैसे ही होता है, ठीक है ना, 100% नहीं लेकिन लगभग। और यहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है लैक्टियस के द्वारा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। ये तो लिम्फ है आपका। चलिए तो अब आपका बाबू नेक्स्ट पीडीएफ ये हो गया आपका हाफ चैप्टर, एक तरह से क्या खत्म हो गया। चलिए एक सेकेंड बस हमको दीजिए। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे। तो ध्यान से देखो, दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। ध्यान से सुनिए, पीछे मत देखिए, अभी खुल रहा है। ओपन और क्लोज। ओपन क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जैसे कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोड्स मोलस्का में देखा गया कि वहां पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, कोई हार्ट नहीं होता है, एक तरह से देखे तो वहां पे होता क्या है, ध्यान सुनना, वहां पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि एक बड़ा सा कैविटी है, उसी में आकर के जो भी उनका बॉडी फ्लूइड भर जाता है और जिस सेल को चाहिए वहीं से सेल डूबे रहते हैं, ले लेते हैं। और ये बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम है, मतलब कि ब्लड वेसल्स है नहीं, एक एक सेल को हम नहीं खून वहां पे भेज सकते हैं चीजों को। तो ये बाबू ओपन होता है। और उस केस में देखा गया, एग्जांपल दो याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा अगर मिला तो हम टिक मार देंगे, मोलस्का मिला तो हम ओपन का टिक मार देंगे, कोई इसमें हम एक्सेप्शन हमको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है।
उसके बाद अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो अगर किसी के पास हार्ट है, वेल डेवलप्ड हार्ट है, अगर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, ये सब चीजें हैं, तो मेनली ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर नहीं है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखेंगे इस बात को। और याद रखना ये कि इसका एग्जांपल बाबू दिया है एनसीईआरटी में, एनिलिडा, और क्या दिया है, वर्टिब्रेट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स में, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में बाबू सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाए तो ऑल वर्टिब्रेट पॉजेस, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये सब नोट कर लें जिनको चाहिए हो, स्क्रीनशॉट ले सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आते हैं, बहुत ही तगड़ा वीडियो है बाबू, मानो या ना मानो, बहुत तगड़ा वीडियो है, मतलब एक वन शॉर्ट रिवीजन के लिए से बता रहा हूँ। वैसे मैं वन शॉर्ट रिवीजन में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो एक बार पढ़े हुए हैं बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए, हैवी, अब देखो ये हो गया, ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस अ चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट, चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट। अगर हम बात करें फिश की, तो वो फिश में होता है सिंगल सर्कुलेशन, क्या होता है, सिंगल। और ये टू चैम्बर्ड हार्ट इनके पास होता है, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। वेनस हार्ट कहते हैं ऐसे हार्ट को, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसे, देखो ध्यान से, यहां पे आपको दिख रहा है बाबू गिल, कौन गिल, सुमन गिल नहीं बाबू, गिल, ध्यान से देखो, गिल या ब्रैंकिया भी कहते हैं बाबू, गिल है। गिल्स में कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लेगा ये, और कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये ब्लड कहां गया, टिश्यू में गया, टिश्यू में गया तो यानी कि जो एक बच्चे ने आज पूछा था क्लास में कि टिश्यू में कैसा ब्लड जाता है मछलियों में, तो वो ऑक्सीजनेटेड जाता है। फिर यहां से कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, कहां गया, हार्ट में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, हार्ट में डीऑक्सी ब्लड जा रहा है, इसीलिए इसको वेनस हार्ट कहते हैं। तो ये सिस्टम हो गया आपका किसमें, फिश में। अगर हम बात करें बाबू एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, ध्यान से देखना, बनाया है मैंने एकदम डिटेल में सब लिखा है, बहुत मेहनत लगता है लिखने में, पहले लिख लेता हूँ 2 घंटा फिर वीडियो बनाता हूँ। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स अगर हम बात करें, जरा बोल दीजिए, पानी दे देते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ध्यान से देखना, एम्फीबियन और रेप्टाइल के बाद 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। कितने चैम्बर, 3 चैम्बर, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल, 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, याद रखना इस बात को। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ पे देखेंगे अभी ब्लड मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट। जबकि हार्ट में 2 बार ब्लड आएगा, एक बार लंग्स, गिल्स और स्किन से आएगा, एक बार बॉडी से आएगा, तो हमने कह दिया डबल, तो डबल सर्कुलेशन है, लेकिन इनकम्प्लीट है क्योंकि मिक्स हो जा रहा है ऑक्सी और डीऑक्सी। याद रखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए सिस्टम, देखा नहीं होगा, बना देता, बनाया हूं मैंने, देखा, ये लंग्स हो सकता है, गिल्स हो सकता है, स्किन हो सकता है। यहाँ से ब्लड कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। और अब पूरे बॉडी से क्या, कहाँ ब्लड आया, राइट एट्रियम में आया, कैसा ब्लड, डीऑक्सी ब्लड। और दोनों, जब ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे तो मिक्स हो गया, कहां पे, वेंट्रिकल्स में आके मिक्स हो गया। और जब वेंट्रिकल्स में मिक्स हो गया बाबू, तो याद रखना, हम इसीलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो ये ब्लड कुछ कहां गया होगा, बॉडी में, और कुछ ब्लड गया होगा लंग्स में। ध्यान से देखना, इसीलिए कहते हैं मिक्स ब्लड, क्या बोलते हैं, मिक्स ब्लड जाता है बॉडी में, टिश्यू में, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये है आपका रेप्टाइल्स में, और एम्फीबियंस में ऐसा होता है। देख लें, अगर बना लें फिगर, देख लें ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लें। 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल, बड़ा सा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, गिल्स, स्किन, और राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, जैसे हम लोग में होता है, सेम उसी तरह से। अगर हम बर्ड्स मैमल की बात करें, ध्यान से देखना, जो ऊपर हमने देखा वो किसके लिए था, रेप्टाइल्स के लिए था, एम्फीबियंस के लिए था, लेकिन किसको छोड़ करके बाबू, क्रोकोडाइल को छोड़ करके। क्रोकोडाइल देखिए यहाँ पे, बर्ड्स मैमल क्रोकोडाइल, इनमें 4 चैम्बर हार्ट होंगे, 2 एट्रिया होगा और 2 वेंट्रिकल होंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड की स्टडी कर लिया हमने, अब हम हार्ट की स्टडी करेंगे, किस करेंगे, ह्यूमन हार्ट। बाबू ह्यूमन हार्ट की बात करें तो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, और इनका जो साइज होता है क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अगर हम बात करें लड़कियों की और लड़कों की, तो लड़कियों का दिल छोटा होता है, लड़कों का दिल बड़ा होता है। ये मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं, और इस बात को बिल्कुल भी मजाक में ना ले, सच है। लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन, तो 2 लंग्स के बीच में, थोरेसिक कैविटी में ये सिचुएटेड होते हैं। और इनका जो हार्ट होता है ना, जो एपेक्स नीचे वाला पार्ट, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, क्या होता है, टिल्टेड, ठीक है। कवरिंग इनका देखें तो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होगा, जिसको हम पेरिकार्डियम कहेंगे, और पेरिकार्डियम बैग में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर और फ्रिक्शन को कम करता है। ये फिगर आप देखें ध्यान से बाबू, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए,
बाबू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। बाबू ये है आपका लेफ्ट एट्रियम और ब से बाएं, ब से बाइकस्पिड। याद रखना लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में क्या होगा, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल, ये सब वॉल को खोलने के लिए नीचे लगा हुआ व्हाइट व्हाइट जो फाइबर्स दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडनी। और बाबू ये जो आपका जो वॉल है ना, वॉल का जो एक एक्स्ट्रा मसल आपको वायलेट कलर में दिख रहा है, ये है पैपिलरी मसल्स। इसे या तो बोलते हैं वेंट्रिकल वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल का वॉल। सिर्फ ये एट्रियम में नहीं पाया जाता, क्योंकि जो वेंट्रिकल है यहाँ से निकलते हैं बाबू सिस्टमिक आर्टरी बहुत तेजी के साथ, बहुत प्रेशर के साथ निकलता है, इसीलिए इसको बहुत मजबूत होना पड़ता है। याद रखेंगे इस बात को। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे और क्या दिख रहा है, ये वॉल दिख रहा है ट्राइकस्पिड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है। देखिए लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से दो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि एकमात्र ऐसा वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ सिस्टमिक आर्टरी पूरे बॉडी में, पूरे टिश्यू में लेके जाएगा ब्लड को, और वहां से गंदे खून को लेके आएगा कौन, यहाँ पे। अगर हम बात करें हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर से जो ब्लड को लेके आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो वो हार्ट के नीचे से लेके आता है ब्लड को गंदा डीऑक्सीजनेटेड, उसको बोलते हैं क्या, इंफीरियर वेना केवा। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर बनाया है सुपीरियर वेना केवा, और ये क्या है वो, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसको याद रखेंगे। ठीक। और सेमील्यूनर वॉल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमिक आर्टरी के बीच में, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में सेमील्यूनर वॉल। तो यहाँ पे लिखा मैंने वॉल के बारे में, वॉल्व ऑफ हार्ट। बाबू वॉल्व का काम क्या है, दो फंक्शन है। पहले तो बैक फ्लो, एक बार जो जिसको पास कर दिया उसको वापस नहीं जाने देगा। इसकी वजह से कोई भी चीज कितने डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो दो तरह के वॉल्व होंगे, एक सेमील्यूनर और एक कस्पिड। सेमील्यूनर बाबू दो तरह का हो सकता है, मतलब दो तरह के होते हैं। एक होता है बाबू लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमिक आर्टरी के बीच, और दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। बाबू दूसरा होता है कस्पिड। कस्पिड को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, याद रखेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड, ये तो बता दिया मैंने, लेफ्ट वेंट्रिकल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड। अगर हम चैम्बर्स की बात करें तो हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, दो ऊपर वाले दो छोटे छोटे एट्रिया और नीचे वाले दो बड़े बड़े वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, कहें तो वेंट्रिकल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन एट्रियम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा, लेफ्ट एट्रियम सबसे छोटा। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। देखो बाबू सेप्टम की बात करें तो जो आपका हार्ट होता है, ये जो बाबू आर्टरिया, दो आर्टरिया के बीच में, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये दो एट्रिया के बीच होता है, और थिन होता है मस्कुलर। याद रखना जो लास्ट में कंपोजिशन लिखा हुआ है, थिन और मस्कुलर। जहां पे वेंट्रिकल आएगा वहां थिक होगा, जहां पे सिर्फ एट्रिया है बाबू, मतलब सिर्फ एट्रिया ही आ रहा है, वहां पे थिन होगा और बाकी थिक होगा। देख लो, तो इंटर एट्रियल है तो थिन और मस्कुलर, इंटर वेंट्रिकुलर मतलब दो वेंट्रिकल्स के बीच में ये क्या होगा, वेंट्रिकल आ गया तो थिक हो जाएगा, थिक वॉल्ड। यहाँ पे ये लिखा है टिश्यू है कि मसल है, क्या, बस थिक वॉल्ड लिखा है एनसीईआरटी ने। एट्रियो वेंट्रिकुलर की बात करें तो सब ये बाबू क्या होता है, ये बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल थिक होता है फाइब्रस टिश्यू। थिक फाइब्रस टिश्यू क्या होता है, ये थिक फाइब्रस टिश्यू होता है। तो 3 तरह के आपके सेप्टम होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। बाबू हमारा हार्ट मायोजेनिक है। मायो मतलब मसल, जेनिक मतलब जनरेट करना, यानी कि हमारे ब्लड में खुद का एक अपना नर्वस सिस्टम है। उसको ब्रेन के सहारे नहीं चलना पड़ता। हाँ, ब्रेन उसको रेगुलेट कर सकता है कम या ज्यादा, लेकिन रेगुलर सप्लाई के लिए उसको खुद का एसए नोड होता है। अब देखो क्या होता है, जो हमारा मसल हार्ट है वो कार्डियक मसल्स बना है। कहीं कहीं वो कार्डियक मसल थोड़े से मॉडिफाई होकर के बना दिए हैं एक नया टिश्यू, जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू का एक खासियत है कि ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। जनरली मसल्स क्या होते हैं, एक्साइटेबल, लेकिन ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल। कहने का मतलब क्या, ये खुद ब खुद जनरेट कर सकता है, खुद ब खुद एक्साइट हो सकता है, खुद ब खुद इंपल्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है बाबू, 4 तरह के होंगे, एक एसए नोड, एवी नोड और एक एवी बंडल, और एवी बंडल का दूसरा नाम होगा बंडल ऑफ हिस, और उसमें से निकले होंगे पुरकेंजी फाइबर्स। अगर हम बात करें एसए नोड की, ध्यान से देखना, एसए नोड बाबू इसका लोकेशन क्या होता है, राइट अपर कॉर्नर। क्या होता है बाबू, याद रखेंगे, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और बाबू ये 70 से 75 इंपल्स क्रिएट कर सकता है पर मिनट, और ये इंपल्स शुरू भी करता है और उसको मेंटेन भी रखता है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, इनिशिएट भी करता है और उसको मेंटेन भी रखता है, तो बोल देते हैं क्या, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, और एवी नोड की बात करें, इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन होगा लेफ्ट लोअर कॉर्नर
ऑफ राइट एट्रियम, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। बाबू अगर इसकी बात करें, ये भी देखो चारों के चारों टिश्यू जनरेट कर सकते हैं इंपल्स, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है, एसए नोड, बाकी सब उससे कम, कोई 60-65, कोई 40-50, लेकिन हमको डेटा याद नहीं रखना है। एबी बंडल को बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, और बाबू इससे निकले होते हैं दो बंडल जिसको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, ठीक है ना, और इनमें से निकले होते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। पुरकिंजी फाइबर्स ये दिख रहा है ना, पुरकिंजी फाइबर जा करके वॉल्स यानी कि जो ये वेंट्रिकल इनके वॉल में घुसे होते हैं ताकि हर एक करंट को यहां पहुंचा सके और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करा सके। हम बात करें हार्ट बीट, वो जो हार्ट बीट होता है, ये हार्ट का साउंड होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि सारा ब्लड लंग्स में जा सके और बॉडी में जा सके। और हार्ट बीट जो होता है, अगर हम बात करें तो हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट, हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कार्डियक साइकिल। क्या आता है बाबू हमारा टॉपिक? कार्डियक साइकिल, याद रखेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक, चलिए कार्डियक साइकिल के लिए हम आपको दिखाते हैं पीडीएफ, चलिए ध्यान से देखना। इंटरनोडल पाथवे देख लीजिए। इंटरनोडल पाथवे क्या होता है? एसए नोड, फिर वहां से एबी नोड, फिर वहां से एबी बंडल, फिर वहां से दो और बंडल होते हैं छोटे छोटे जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट बंडल। उसके बाद क्या होता है वहां से उसके बाद आपका वहां से निकलता है क्या, वहां से आपका पुरकिंजी फाइबर्स निकलते हैं। चलिए एक चीज और बताते हैं कोरोनरी आर्टरी के बारे में, ध्यान से देखिएगा इस बात को, थोड़ा सा खोल लेते हैं, लिख नहीं पाया हूं, ध्यान से देखना। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो, थोड़ा फोकस कर दीजिएगा क्योंकि ब्लैक हो गया। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, मान लो हाथ में जो आर्टरी आती है उनमें ब्लॉकेज है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर बाबू थोड़ा सा ब्लॉक होता है इसको हम मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं, और अगर ज्यादा होता है तो इसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। चलिए ये सब जनरल नॉलेज। अब पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है इस बात को समझिएगा, ध्यान से देखना। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में सबसे पहली बात, एक बार हार्ट से ब्लड निकला वापस हार्ट में आया, जितना भी उसमें सीक्वेंस इवेंट हुए इन सबको मिला के बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। क्या होता है सुनिएगा, सबसे पहले होता है ज्वाइंट डायस्टोल। क्या होता है? ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में। और क्या क्या याद रखना बता देना हो, ज्वाइंट स्टेट में अगर है तो ज्वाइंट डायस्टोल में है। डायस्टोल का मतलब होगा, कहीं पे हम बोलो डायस्टोल, इसका मतलब समझ लीजिएगा, डायस्टोल का मतलब होगा रिलैक्सेशन, और अगर हम बोलूं सिस्टोल तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो चारों के चारों इस डायस्टोल में है, यानी कि चारों रिलैक्स स्टेट में है। और जब रिलैक्स स्टेट में होंगे ना बाबू, तो उस केस में क्या क्या होगा, सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, चारों रिलैक्स में है। यहां पे अगर चारों रिलैक्स में है तो ये दोनों यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुला रहेगा, और बाबू ये दोनों क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। ये दोनों बंद रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। और हम कहें पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, और बाबू वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। कैसा ब्लड? डीऑक्सी ब्लड यहां आएगा, और यहां आ रहा है ऑक्सी ब्लड आ रहा है, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व क्लोज है, ठीक। अब ये जब खुला हुआ है तो राइट एट्रियम से ब्लड यहां पे भी गिरेगा, है कि नहीं। ये सारे हो गए आपके ज्वाइंट डायस्टोल में। इसके बाद अब एसए नोड यहाँ पे जो होगा वो कंडक्ट ये इंपल्स को क्रिएट करेगा, बनाएगा, और बाबू जब ये बनाएगा दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दूसरा इवेंट हुआ आपको जिसका नाम है क्या, एट्रियल कंट्रैक्शन या तो एट्रियल सिस्टोल। तो जब ये सिस्टोल हुआ तो यहाँ पे 30% और इनका फ्लो रेट, यानी कि हम कहें कि ऊपर से कुछ ब्लड बचे थे 30% और उनका फ्लो रेट बढ़ गया, यानी तेजी से आने लगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, अब ये कंट्रैक्शन हो गया तो ये खाली हो गए होंगे, ये सारे भर गए होंगे। ध्यान से देखिएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अब वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया और ऊपर, यानी कि प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, प्रेशर कम। और बाबू ये जो इंपल्स था एसए नोड का, एबी नोड पहुंचा, फिर यहाँ बंडल पहुंचा, अब वेंट्रिकल्स के पास पहुंचा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ब्लड ऊपर भी जाएगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा वॉल से बाहर, यानी कि एट्रियम की तरफ। तो बाबू ये वॉल्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और जब ये वॉल्स बंद होंगे तो बाबू हम कहेंगे पहला फर्स्ट हार्ट साउंड लब निकलेगा, यानी कि द क्लोजर ऑफ bicuspid and tricuspid leads to first sound production called love।
यानी कि अब हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है ना, उसी के साथ क्या हो गया है, एट्रिया का डायस्टोल हो गया है। एट्रिया का क्या हो गया है, डायस्टोल। तो कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रिया डायस्टोल बोथ कोइंसाइड्स, दोनों क्या करेंगे, एक साथ होंगे। बाबू इसने जब प्रेशर और बढ़ा दिया तो ये सेमी ल्यूमिनर वॉल्स खुल गए, और जब सेमी ल्यूमिनर वॉल्व खुल गए बाबू, तो बाबू ये सारे ब्लड यहां आ गए, यानी कि सारे ब्लड यहां, तो वेंट्रिकल खाली, वेंट्रिकल में प्रेशर कम, और बाबू आर्टरी में प्रेशर ज्यादा, तो फिर से वापस ये मूव करना चाहेंगे, लेकिन बाबू नहीं जा पाएंगे। सेमी ल्यूमिनर वॉल्व अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बाबू इसका होगा डायस्टोल, क्योंकि यहां पे प्रेशर कम हो गया है, तो अब होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और सारे ब्लड कहां आ चुके हैं, आर्टरी में। बाबू यहां से ब्लड कहां जाएगा, टिश्यू में, टिश्यू कहां जाएगा, सीधे राइट एट्रियम में, और फिर यहां से ब्लड लंग्स में, लंग्स से फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि फिर से ये दोनों खुल जाएंगे, और फिर से ब्लड इसमें गिरेगा, चारों फिर से डायस्टोल में आ जाएंगे, और फिर से बाबू ये रिपीट होगा जब तक हम मर नहीं जाएंगे। तो याद रखना, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ आपका, याद रखेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल। सबसे पहले क्या हुआ, ज्वाइंट डायस्टोल, जिसको लिखना होगा, लिखिएगा joint diastole, four chambers are relaxed, bicuspid and tricuspid open, semilunar valve are closed, blood from pulmonary vein and vena cava comes to left atrium and right atrium respectively, bicuspid, tricuspid are open, blood from left atrium and right atrium passing into left ventricle and right ventricle respectively। एकदम चीजें वही जो बता रहा हूं। now SA node generate impulse, both atria contract, 30% more blood fill into ventricle, और बाबू अब होगा एट्रियल सिस्टोल, और यहां पे एक्शन पोटेंशियल कहां पास होगा, एवी बंडल से लेकर के पुरकेंजी फाइबर तक। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और यहां पे आफ्टर एक्शन पोटेंशियल पास्ड इनटू वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल अकर्स एंड आर्टरिया गेट रिलैक्स, यानी कि अब एट्रिया क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, एट्रिया क्या हो जाएगा, रिलैक्स। ठीक है, तो यहां पे फिर से एट्रियल डायस्टोल होगा, और सॉरी एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल कोइंसाइड करेंगे। बाबू यहां पे जब फिर से वेंट्रिकल भर जाएगा खून से, तो फिर ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि हर तरफ जाना चाहता है लिक्विड, तो बाबू ऊपर जब जाना चाहेगा, देन कॉन्ट्रैक्शन, अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, तो ब्लड ऊपर भी जाना चाहेगा, दोनों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे, और बाबू बहुत तगड़ा साउंड आएगा, इसको बोलते हैं लब। दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना, जब प्रेशर बना रहा, नीचे सेमी ल्यूमिनर वाल्व खुल जाएंगे, और जब सेमी ल्यूमिनर वाल्व खुल जाएंगे बाबू, तो हम कहेंगे कि अब जो सेमी ल्यूमिनर वाल्व है वो खुल गया है, और सारे ब्लड अब दोनों आर्टरी में चल जाएंगे, एक तरफ से सिस्टमिक आर्टरी, एक तरफ से पल्मोनरी आर्टरी, और अब आर्टरी में प्रेशर बढ़ गया, तो वापस जाना चाहेगा, तो वापस जब जाना चाहेगा वेंट्रिकल में, तो बाबू सेमी ल्यूमिनर वाल्व बंद हो जाएंगे, और यहां पे होगा डायस्टोल, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सेमी ल्यूमिनर वाल्व बंद हो चुके हैं, बोलते हैं डब। और ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा, लिखा है ना, ब्लड अगेन फिल इनटू वेंट्रिकल्स, अगेन ज्वाइंट डायस्टोल। This sequential event in heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक साइकिल। ध्यान से देखना, टाइम टेकन इन वन कार्डियक साइकिल 75, हम यहाँ 75 लिखा है, हम एनसाइडी की बात करें 72, क्या करेंगे बात, 72 हार्ट बीट्स के लिए 1 मिनट, 72 कार्डियक साइकिल के लिए 1 मिनट, 72 कार्डियक साइकिल के लिए 60 सेकंड, 72, तो एक कार्डियक साइकिल के लिए 60/72 बोल दिए 0.8 सेकंड, क्या बोल दिए, 0.8 सेकंड। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें बाबू, हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स जो आपके हमारे जो वेंट्रिकल है वहां से ब्लड निकल रहा है, एक बार में, एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड बाहर निकला, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल 70 ml इज स्ट्रोक वॉल्यूम। इसी को समरी में लिखा हुआ है बीट वॉल्यूम, तो मिस मत करना इसको। तो 70 ml हो गया। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो ध्यान से देखना, अगर 1 मिनट में कितना बाहर जा रहा है ब्लड, इसको हम बोलते हैं क्या, कार्डियक आउटपुट। क्या बोल देते हैं, कार्डियक आउटपुट, याद रखेंगे। तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट, यानी हार्ट रेट, यानी कि किसी का अगर स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, हार्ट रेट 72 है, तो अगर हम कार्डियक आउटपुट करना चाहते हैं, कैलकुलेट देखिए, अब इससे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। मान लो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन गया कि एक पर्सन है जिसका हार्ट रेट है, इसका हार्ट रेट 100 है, कितना है हार्ट रेट 100, और उसकी हार्ट बीट, उसका बाबू स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो है 80। तो पूछेगा कार्डियक आउटपुट क्या है, तो हम क्या करेंगे, 100 गुणे 80 यानी कि 8 लीटर, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसके लिए तैयार रहेगा। कह रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये सब चीजें अल्टर कर सकती हैं, बदल सकती हैं, जैसे एथलीट है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट मच हायर देन एन ऑर्डिनरी मैन, याद रखना। ईसीजी, चलिए ईसीजी मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा डिटेल में, ध्यान से देखिएगा इसको। ईसीजी आप चलिए, मैं पहुंच रहा हूँ, हाँ 10 मिनट, हाँ तो आप, हाँ चलिए पहुंच रहा हूँ।
क्यू आर एस, टी वेव। ये है पी वेव आपका, ये क्यू आर एस, ये है टी वेव। अब देखिए है क्या ईसीजी। ईसीजी क्या है बाबू? ईसीजी फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपका हार्ट में कोई दिक्कत है, आप गए डॉक्टर के पास, उसने चेकअप करवाया तो देखा, तो चेक करने के लिए उसने एक मशीन का यूज किया। उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या मशीन का नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नॉट ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन की स्क्रीन पे ऐसा कुछ दिखेगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखना इस बात को। इसमें आपको बाबू इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको 3 लीड्स लगाने पड़ेंगे, 2 एंकल पे, सॉरी 2 रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे। कहां पे? 2 रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल में, ठीक है? ओके, लेफ्ट एंकल में 3 जगह पे लीड लगेगा। लीड मतलब वही है ना जो लगता है इलेक्ट्रोड्स, और वो लगेगा तो फिर स्क्रीन पे ये चीज दिखेगी। अब इससे क्या होगा? जो पी वेव होता है, ध्यान से देखना, पी वेव बताता है क्या? पी वेव बताता है डीपोलराइजेशन। याद रखना पी वेव, देखो ध्यान से, पी वेव ये बताएगा ना, अभी सब लिखा हुआ, लिखवाएंगे नहीं, सब देख लो। पी वेव ये जो है, पी वेव ये बता रहा है कि अब एसए नोड ने इंपल्स कंडक्ट, इंपल्स बना दिया है, इंपल्स कंडक्ट कर दिया है, मतलब कि जनरेट कर दिया है। और अब क्या होने वाला है? आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। तो हम कहते हैं पी वेव shows इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ बोथ एट्रिया, या तो कहेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो एट्रिया अभी पोलराइज स्टेट में था, यानी कि नॉर्मल था मान लो, अब उसको हमने, उसका सिचुएशन चेंज होने वाला है, उसका पोजीशन चेंज होने वाला है, उसका स्टेट चेंज होने वाला है, तो हमने बोल दिया डीपोलराइजेशन। क्या बोल दिया? डीपोलराइजेशन। ठीक है बाबू, तो डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्यू आर एस क्या बताएगा? ध्यान से देखना, क्यू आर एस बताएगा डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल। यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, एवी नोड ने पूरा एकदम कंडक्ट कर दिया इंपल्स, अब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब किसका कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है? किसका होने वाला है? किसका होने वाला है? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। और क्यू के बाद से पूरा टी के आखिरी तक बाबू यहां पे क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, याद रखना। अब इसके बाद बात करें टी वेव, तो टी वेव ये शो कर रहा है कि अब जो सिस्टोल हुआ है वेंट्रिकल का, वो डायस्टोल की तरफ रिटर्न हो रहा है। यानी कि रिटर्निंग ऑफ सिस्टोल, रिटर्निंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, रिटर्निंग ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम सिस्टोल टू डायस्टोल। या तो अगर सिर्फ टी वेव पूछे कह देना ना वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्या कह देना। और अगर पूछे और अच्छे से तो कह देना रिटर्निंग ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम सिस्टोल टू डायस्टोल। और यहां इतना लंबा चलता है सिस्टोल क्योंकि लिखा है एनसीईआरटी ने एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस बात को अच्छे से याद रखना। समझ में आ गया? तो इसके लिए क्या क्या बोलेंगे पी वेव के लिए? चलिए हम दिखाते हैं नोट्स आपको। देखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? मशीन है। नॉर्मली 3 इलेक्ट्रोड्स आर देयर, 1 ऑन ईच रिस्ट, 1 ऑन लेफ्ट एंकल। फॉर मोर डिटेल एक्यूरेसी मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स कैन बी यूज्ड ऑन चेस्ट रीजन। चलिए दिखाते हैं आपको हम, देखें ध्यान से। पी वेव, टी वेव, क्यू आर एस, फिर से पी वेव शुरू होगा, ऐसा चलता रहेगा। पी वेव को हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट इन एसए नोड, इनिशिएशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल। ठीक है। क्यू आर एस को क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल जनरेट इन एवी नोड और बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल आफ्टर क्यू। एंड ऑफ टी वेव मतलब एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टी वेव का मतलब होता है रिपोलराइजेशन। ये सब चीजें याद रखेंगे। चलिए, डबल सर्कुलेशन के पहले आप लोग जरा समझ लीजिए कि एक्चुअल में है क्या। अगर पी वेव पूछे क्या है, तो पी वेव तब बनता है जब एसए नोड ने जनरेट कर दिया इंपल्स और अब होने वाला है, वो हो नहीं रहा है, इनिशिएशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, है ना। यानी कि हम कहेंगे उसको 2 वर्ड, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ बोथ एट्रिया। ध्यान से सुनो फिर से, पी वेव मतलब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ बोथ एट्रिया या तो डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया। ठीक है। क्यू आर एस क्या बोलेगा? क्यू आर एस कहेगा कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स या तो डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। और अगर बात करें हम टी वेव, तो टी वेव को क्या बोलेंगे? हम टी वेव को बोलेंगे रिपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। यानी कि कहने का मतलब फिर से वो क्या होने वाला है? डायस्टोल में होने वाला है, अभी तक सिस्टोल में था, तो रिपोलराइजेशन बोल दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अगर आपको गिनना हो हार्ट बीट किसी का कार्डियक साइकिल, तो बाबू आप गिन लो क्या? क्यू आर एस। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी पे कि जिस तरह से ये आपका होता, कैसे होता है? ऐसे होता है कुछ भी, देखिए ऐसे होता है ना। तो बाबू ये पी और टी एकदम एक जैसे लगते हैं, क्यू आर एस सबका दिखता है, तो इसको गिन लो तो नंबर ऑफ हार्टबीट पता चल जाएगा। चलिए, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। डबल सर्कुलेशन, मान लो ये आपका है पूरा हार्ट है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, सिस्टमिक आर्टरी, टिश्यू, इसके बाद कहां गया बाबू, वेना केवा में, इसके बाद राइट एट्रियम, आया कि नहीं आया, राइट एट्रियम यहां तक आया, 1 2 3 3 4, आया कि नहीं बोलो, एक सेकंड, टिश्यू से कहां गया, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से, हाँ टिश्यू, टिश्यू से वेना केवा, वेना केवा से राइट एट्रियम। तो यहाँ पे 5 कंपोनेंट हैं, यहां से पूरा मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के राइट एट्रियम तक ब्लड का आना, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और यही सर्कुलेशन है जो पूरे टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को प्रोवाइड करवाता है। अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, ध्यान से देखना, डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग बाबू। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहां पे, लंग्स में, लंग्स में कहां से, लंग्स में फिर कहां से जाएगा, कहां जाएगा, सिस्टमिक वेन, फिर यहां से आएगा लेफ्ट आर्टरी में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, और ये इसमें लंग्स इन्वॉल्व है, तो कह दिया हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दोनों को मिला दें तो हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से लिखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, ये सब क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके सॉल्व ले सकते हैं, जिनको भी बाबू ये चाहिए आप तुरंत मैसेज करिए, हम इसको नोट्स को भेज देंगे आपको। ब्लड वेसल्स, 2 तरह के ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होते हैं, एक मेजर एक माइनर। मेजर की बात करें तो 2 तरह के होंगे, आर्टरी और वेन्स, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। और अगर हम बात करें माइनर तो वो होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज के लिए 2 बात याद रखना कि आर्टरी और वेन्स के बीच में एक जुड़ाव होता है, एक मीडियम, वही देता है ये इंटरकनेक्शन। और दूसरी बात, ये बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टरी और वेन्स तो इनके पास 3 लेयर्स होते हैं। कौन से लेयर्स, ध्यान से देखना, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, क्या होते हैं ध्यान से देखिएगा। मैं कहूं ये बाबू कोई भी एक है, ये मान लो 3 लेयर से बने होते हैं, वो मैं दिखा रहा हूं बाबू। ये कोई भी एक पाइप है बड़ी सी, तो बाबू ये अंदर कैविटीज में ब्लड बहेगा। अंदर का जो ये है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका इंटाइमा या इंटरना। बीच वाले को बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, और बाहर वाले को बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। कौन टर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, याद रखना। तो ये हो गया तीनों। और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ध्यान से देखना, ये किससे बना हुआ है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये एक्सटर्नल लेयर है, मेड अप ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। ट्यूनिका मीडिया की बात करें, मिडिल लेयर है, मोटा लेयर होता तो पक्का स्मूथ मसल से बना होगा, इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है। ट्यूनिका इंटाइमा इनर लाइनिंग है, और ये पक्का स्क्वैमस से बना होगा। देखिए, आर्टरी को पहचानना है, वेन्स को कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखो। अगर ये आर्टरी है, इसके वॉल्स मोटे दिख रहे हैं, कैविटी कम है, तो अब हम बताएं ये होगा पक्का वेन्स। ये क्या होगा, वेन होगा। ध्यान से देखो, क्योंकि इसके पास कैविटी ज्यादा है, क्योंकि इसका वॉल पतला है। तो बाबू आर्टरी को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना होता है, इसलिए उसका वॉल बहुत मोटा होता है। वॉल मोटा हो जाएगा तो उसमें होल यानी कि कैविटी कम हो जाएगी। और कैविटी को कम या ज्यादा करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ट्यूनिका मीडिया। यानी कि आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक होता है और वेन्स में ट्यूनिका मीडिया थिन होता है। आर्टरी की बात करें तो इसका जो बाबू वॉल है थिक है, ल्यूमेन कम है। और वेन्स की बात करें तो वॉल थिन है, ल्यूमेन ज्यादा है। यहाँ पे सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। और ये सारे के सारे डीऑक्सी ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और ये जो आर्टरी होता है वो डीप में होता है, ताकि बाबू उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। सिर्फ 2 को छोड़ के, ब्रैकियल और रेडियल आर्टरी को, लोकेटेड सुपरफिशियली। अगर हम वेन्स की बात करें, ऊपर ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ब्लड फ्लो रेट फास्ट, बाबू यहाँ पे ल्यूमेन कम है तो बहुत पतला है, कॉन्स्ट्रिक्शन है तो बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है, बीपी ज्यादा होता है। ये इलास्टिक और नॉन कोलैप्सिबल होगा, क्योंकि इसको टूटना नहीं है बाबू, बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्लड जो बहेगा उसको हम लाइट रेड कलर में देख सकते हैं। इसकी बात करें तो ये ब्लड फ्लो रेट स्लो होगा, क्योंकि कैविटी ज्यादा है, और नॉन इलास्टिक होगा और कोलैप्सिबल होगा। ठीक, चलिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ध्यान से देखिएगा बाबू। मान लीजिए ये आपका इंटेस्टाइन है, क्या है ये, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो ब्लड गया वो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। यहां से निकलेगा तो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड होगा, ध्यान से देखेंगे, जो पहली बार देख रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बाबू ये जो इंटेस्टाइन है, ये अब डीऑक्सी ब्लड हार्ट में जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जाना पड़ेगा इसको लिवर में। कहां जाना पड़ेगा, लिवर में। ध्यान से देखिए ऐसा क्या हो रहा है, तो लिवर में जाएगा। तो ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीनेटेड प्लस टॉक्सिक भी हो चुका है। क्या हो चुका है बाबू, आपकी तरह टॉक्सिक हो चुका है ये। अब ये टॉक्सिक, अब लिवर क्या करेगा ना, लिवर इसको हार्ट में भेजने से पहले नॉन टॉक्सिक करेगा, यानी कि इसको डिटॉक्सिफाई करेगा। तो लिवर इसको डिटॉक्सिफाई करके, देखिए ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड ही रहेगा लेकिन डिटॉक्सिफाइड रहेगा, इसमें अब टॉक्सिफिकेशन नहीं रहेगा। लिवर का काम है टॉक्सिसिटी को हटाना, तब ये जाके फिर से इंटेस्टाइन में जाएगा। अब देखो ये जो वेन्स है ना, डीऑक्सी ब्लड तो पक्का वेन्स होंगे। ये वेन्स का सिस्टम जो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में प्रेजेंट है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, इसी को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मींस इट इज द नेटवर्क ऑफ वेन्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू, या तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लिवर। समझ जाना अच्छे से, पॉज करके या फिर पीछे करके देख लेना फिर से अगर नहीं आ रहा है तो। ब्लड प्रेशर बाबू, जब
एक लेफ्ट वेंट्रिकल से या तो वेंट्रिकल से जब आर्टरी में ब्लड जाता है तो खूब प्रेशर के साथ जाता है, और उस प्रेशर को अगर हम वॉल पे नापे तो बाबू उसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी कि वॉल पे जा रहा होगा आर्टरी के, तो आर्टरी के वॉल पे ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है, वही है बाबू क्या, वही है बाबू क्या, ब्लड प्रेशर। दो तरह के होंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट उस दौरान आर्टरी में कितना प्रेशर है, अगर रिलैक्स कर रहा है तो उस दौरान कितना है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स कर रहा है तो बोलते हैं डायस्टोलिक। और नॉर्मली देखा गया है तो सिस्टोलिक 120 mm ऑफ एचजी होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। ठीक, अगर उससे कम, वही नॉर्मल है, अगर उससे कम हुआ तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब प्रेशर। तो अगर हम कहें ऊपर वाला सिस्टोलिक 110 हो गया और डायस्टोलिक 70 हो गया तो हाइपोटेंशन। ये लो बीपी कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो चुका है, ये रीजन हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। अगर बाबू 120 वाला 140 हो गया और जो 80 है वो 90 हो गया, इसको बोलेंगे माइल्ड हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन है, ठीक ठाक है, मामला सेट हो जाएगा, खाना पीना अच्छा कर दे तो, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखें लास्ट में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी कि अगर 200 हो गया, अगर खत्म कहानी होने वाली है, 200 और 110, इसको बोलेंगे बहुत भयंकर हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं कार्डियक एक्टिविटी को ब्रेन या फिर हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है न्यूरल रेगुलेशन। तो नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट खुद नोडल टिश्यू कर लेता है, इसीलिए मायोजेनिक कहते हैं। नॉर्मली तो सब होगा, लेकिन अगर हम एबनॉर्मली कहें तो पहला होता है न्यूरल रेगुलेशन। ब्रेन में एक बाबू एक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये कंट्रोल करता है किसको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके से काम करता है, एक बाबू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करके, एक सिंपैथेटिक। ध्यान सुनिएगा, ब्रेन में होता है बाबू आपके मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है एएनएस को, एएनएस कंट्रोल करता है दो तरीके से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा। अगर आपको बहुत एनर्जी चाहिए उस केस में आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हर एक सेल को जल्दी जल्दी ज्यादा ब्लड मिले और ज्यादा एनर्जी मिले ताकि वो काम कर सके, तो उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उस केस में आपका प्यूपिल डायलेशन होता है, पाइलो इरेक्शन होता है, सांसें तेज होती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये रेस्ट मोड में होता है और इस दौरान हार्ट बीट घट जाता है, कार्डियक आउटपुट भी घट जाता है। अगर हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें बाबू, तो बाबू आपके जो मेडुलरी हार्मोन है, मतलब एड्रिनल के मेडुला के हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन या तो नॉर एड्रिनलिन हार्मोन या तो एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। अब देखिए बीमारियां, पहले बीमारी आती है सीएडी, बहुत इंपॉर्टेंट सीएडी, इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी में मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें कुछ ना कुछ फंस गया है, तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो का मतलब ये होता है कुछ फंस जाना, क्लॉट हो जाना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। It affects the vessels that supply blood to the heart muscles, यानी कि coronary artery. It caused by deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue, यानी कि ल्यूमेन को नैरो कर देगा। ठीक है ना, तो याद रखना, एकदम अच्छे से 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आराम से आपको डायरेक्ट। तो याद रखेंगे कि सीएडी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, ऐसा वेसल्स, ऐसा ब्लड वेसल्स जो हार्ट में ही कैरी कर रहा है ब्लड को, वही उसी में जाम हो जा रहा है, उसी में क्लॉट हो जा रहा है। और ये क्लॉटिंग किसकी वजह से हो सकती है, कैल्शियम की वजह से, फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फाइब्रस टिश्यू की वजह से। नेक्स्ट, एंजाइना पेक्टोरिस, acute chest pain caused by reduced blood flow to heart। अगर ब्लड फ्लो हार्ट में नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, तो आपके सीने में बहुत तेज दर्द होगा, इसको बोलते हैं acute chest pain। क्या बोलते हैं, acute chest pain। और क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी से। तो ये ऑक्सीजन की कमी कब होगी, जब ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। और ब्लड फ्लो कब नहीं जाएगा, जब आपका ब्लड वेसल जाम हो चुका है। तो इसे कहेंगे हम कि एंजाइना इज द सिम्टम ऑफ सीएडी। मेन एंड वुमेन, किसी को भी किसी एज का हो सकता है, लेकिन मोर कॉमन टू मिडिल एज, यानी कि 40-45 या उससे ऊपर। ठीक, अब आता है हार्ट फेलियर। अगर हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है, हर एक ऑर्गन को अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा है, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। और उस केस में सारा ब्लड यहीं रह जा रहा पास में, तो उसके अगल बगल जो वो लंग्स है ना, उसी में भरने लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजेशन हार्ट फेलियर, यानी कंजेशन ऑफ लंग्स, ये बोलते हैं, लंग्स में ब्लड भर जाता है। तो आप याद रखना कि वर्ड याद रखना। चलिए तीनों लास्ट में बताते हैं। इसके बाद आता है बाबू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की बात करें तो मायोकार्डियल इंफेक्शन दूसरा नाम है इसका, जब हार्ट के मसल सडनली डैमेज हो जाते हैं, और भी ब्लॉकेज सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हार्ट का मसल डैमेज हो गया क्योंकि सप्लाई अच्छी नहीं पहुंची ब्लड की, तो उसको बोलेंगे, यानी कि याद रखना सडनली हार्ट मसल डैमेज, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और लास्ट में आता है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि 3 वर्ड, हार्ट स्टॉप बीटिंग। कोई भी रीजन हो, हार्ट स्टॉप बीटिंग, अचानक से बंद हो गया धड़कना, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कैसे याद करेंगे, ठीक बाबू बता दे रहा हूं, सब लिख लीजिएगा, भले घटिया लगेगा आपको। पहला होता है, जैसे मैंने कहा हार्ट फेलियर, अगर आप इफेक्टिवली पंप नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, इफेक्टिवली पंप नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल। तो अगर हार्ट फेल होता है तो इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है। हम बात करें अटैक, है ना, देखिए ध्यान से, अगर अटैक डैमेज, यानी कि हार्ट अटैक होगा
अटैक, हार्ट अटैक होगा तो कोई भी अटैक करेगा तो डैमेज तो होगा ही, याद रखेंगे इसको, यानी कि मसल, हार्ट मसल डैमेज तो अटैक हो गया। लास्ट में होता है बाबू क्या, आपका आता है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि बीटिंग, यानी कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो मार देती है बीट, यानी कि हम कहेंगे अगर हार्ट स्टॉप बीटिंग, मारना, बीटिंग मतलब मारना, तो अरेस्ट, अरेस्ट करके कोई क्या करता है, मारता ही तो है। तो बाबू ये आपका हो गया पूरा का पूरा, है ना, पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से मैंने बता दिया, एकदम डिटेल में। एक काम बस करिएगा, जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, बहुत 2 घंटा लगा लिखने में पूरा, उसके बाद 1 घंटा वीडियो, समझ रहे हो ना, मेहनत, वो भी क्लास लेने के बाद। थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में